दोस्तों नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो चंदे का धंधा चल रहा था, उस चंदे के धंधे का खुलासा अब शुरू हो गया है। और चंदे के धंधे के खुलासे पर यदि आप नजर डालें तो कुछ ऐसी कंपनियां सामने आ रही हैं जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा। किस कंपनी की बात की जाए? एक कंपनी गेमिंग का धंधा करती है, जितनी उसकी हैसियत नहीं है उससे कई गुना ज्यादा चंदा उसने दिया, कई गुना ज्यादा रकम के बराबर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी। और ये सारी घटनाएं जब सामने आ रही है, सीरम इंस्टीट्यूट जिसको कोविशील्ड वैक्सीन बनाने का जिम्मा मिला था, उस वैक्सीन कंपनी को भला इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा देने की क्या जरूरत थी? यह सवाल भी आज की तारीख में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। और इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि जब कई सारी कंपनियां उस दौर में, जब कोरोना महामारी का कहर अपने चरम पर था, कई सारी कंपनियां वैक्सीन बनाने के लिए लाइन में थी। उस वक्त जब सीरम इंस्टीट्यूट ने आगे बढ़कर काम संभाला, आगे बढ़कर मोर्चा लिया कोरोना महामारी से, तो क्या दूसरी कंपनियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई गई थी? या इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत सीरम इंस्टीट्यूट को इस देश के आम आदमी की जान पर खेल करके चुकाने के लिए कहा गया? यह मौजूदा दौर में हिंदुस्तान की असलियत है, यह चंदे के धंधे की असलियत है, यह एक ऐसी दक्षिणा की असलियत है जिस दक्षिणा के सहारे इस देश में काले धंधे को सफेद बनाने का खेल हो रहा था। लेकिन अभी तो पूरा डेटा आपके सामने नहीं आया है। पूरा डेटा इसलिए नहीं आया है क्योंकि अभी सिर्फ इतना आया है कि किस तारीख को किस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, वो इलेक्टोरल बॉन्ड किसे दिया, वो अब भी आपके सामने आना है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त आदेश दिया था, उस सख्त आदेश में यह साफ साफ कहा था कि सारा डेटा, जितना भी डेटा उपलब्ध है, जो केवाईसी किया हुआ डेटा है, उस डेटा को अब तक जो भी उपलब्ध है स्टेट बैंक के सामने, वो चुनाव आयोग को मुहैया कराए और उसे 15 मार्च तक यानी आज की तारीख तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। लेकिन स्टेट बैंक ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड किस तारीख में किसने खरीदा वही डेटा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, यह अल्फा न्यूमेरिक नंबर बिल्कुल आपके बैंक के चेकबुक के नीचे जो चेक नंबर होता है, जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी जिससे पहचाना जाता है कि इस नंबर का चेक आपने किस व्यक्ति को साइन करके दिया, उस पर कितनी रकम भर के किस व्यक्ति को दी, वही यूनिक कोड अल्फा न्यूमेरिक नंबर के रूप में, अल्फा न्यूमेरिक कोड के रूप में हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर अंकित है। उसका डेटा क्यों नहीं दिया, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने सीधे सीधे फटकार लगाने का काम स्टेट बैंक को किया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की ऐसी अवहेलना कि आधी अधूरी जानकारी दी जाएगी। पूरी जानकारी यदि सामने आ जाए और इस देश के नेताओं में यदि नैतिकता बची हो, तो यकीन मानिए अब तक दुनिया का कोई दूसरा देश होता, या अब तक भारत में 2014 के पहले की परिस्थिति होती, तो सरकार के कई बड़े मंत्रियों का या तो इस्तीफा हो चुका होता या पूरी सरकार का इस्तीफा हो चुका होता। आधी अधूरी जानकारी में स्पेकुलेशन के लिए हम लोग बाध्य हैं कि उस तारीख को कौन सा बॉन्ड खरीदा गया और उस तारीख को किसे पैसा दिया गया, किसके पक्ष में उतना पैसा आया। यह सिर्फ स्पेकुलेशन है, क्योंकि तारीख का मिलान हो रहा है और एक तारीख में कई पार्टियां हैं। जहां कुछ ज्यादा पैसा किसी एक पार्टी के पक्ष में गया या ज्यादा पैसे का बॉन्ड खरीदा गया, वहां तक तो मामला ठीक है। लेकिन ज्यादातर डेटा का मिलान जब तक स्टेट बैंक पूरा डेटा नहीं देगा तब तक नहीं हो पाएगा। और स्टेट बैंक को कहा गया है कि सोमवार के दिन तक जवाब के साथ सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो, जितना जल्द से जल्द हो सके इस डेटा को चुनाव आयोग को सौंपा जाए। लेकिन सवाल सिर्फ डेटा से नहीं है। इस देश की आधी से ज्यादा आबादी, लगभग 60% आबादी तो आटे के लिए बेचैन है। तो जहां आटा का संकट हो, वहां डेटा दे देने से क्या मौजूदा दौर में सियासत सुधर जाएगी? सियासत में चंदे का खेल दरअसल जो आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से, जिसे अरुण जेटली ने वित्त मंत्री रहते हुए एक नई स्कीम के तहत 2018 में लॉन्च किया था, उसका काला धंधा आपने अब सबके सामने देख लिया।
कि पैसा कौन दे रहा है, कहाँ जा रहा है, जिसकी जितनी हैसियत नहीं है उसके पीछे कौन लोग हैं जो उसके नाम से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं, कौन लोग हैं जो उसके नाम से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने में पैसा लगा रहे हैं। ये सारी सच्चाई अभी बाहर आना बाकी है। लेकिन याद रखिए, इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का, इस देश के चुनावी खर्च को आप देखें, अलग अलग राजनीतिक दलों के खर्च को देखें तो साफ जाहिर हो जाता है कि 5-6% से ज्यादा हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं है। सवाल तो उस 94-95% पैसे का भी है जो काले रूप में राजनीतिक दलों के पास पहुंचता है। आपने सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए का धंधा अभी देखा है, और ये यदि 5% है तो इसके 95% कितनी बड़ी रकम होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग 3 लाख करोड़ का इस देश में चुनाव का बिजनेस है। हर राजनीतिक दल के खर्चों को यदि आप देखें तो 3 लाख करोड़ रुपए से कम का खर्च चुनाव में नहीं होता है। कौन नहीं जानता कि इस देश में चुनाव के दरमियान इस देश में गरीबी को बरकरार रखने वाले वो नेता जो गरीबी का रोना दिन रात रोते हैं, उन लोगों ने किस तरह से इस देश की बड़ी आबादी को 5 किलो राशन पर जीने खाने और गुजर बसर करने लायक बना रखा है, ताकि चुनाव के समय रातों में, अंधेरी रातों में, सुनसान राहों में गुजरते हुए और 1,000, 1,500, 2,000 रुपए गरीब की बस्तियों में जाकर के वोटिंग के पहले पहुंचाने का काम चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो वो करते रहें। जिसकी जितनी हैसियत है उतना करता है। जिस राजनीतिक दल की हैसियत 500 रुपए की है वो 500 देता है, जिसकी हैसियत 1,000 की है वो 1,000 देता है। लेकिन पता सबको है कि किस तरह से पैसे दिए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये पैसे कथित तौर पर दिए जाते हैं, लेकिन कथित तौर पर बात कहने को पैसा लेने वाली भोली भाली जनता और पैसा देने वाले लोग, ये दोनों बखूबी जानते हैं कि खेल किस प्रकार से होता है और क्यों इस देश में एक तरफ बड़े से बड़े कॉरपोरेट का व्यापार दिन रात बढ़ता जा रहा है, सरकार से उन्हें तमाम सुविधाएं मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस देश का आम आदमी 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल खुलने के साथ साथ ये सारे मौजूद सवाल आज की तारीख में हमारे आपके सबके सामने है। कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। स्वाभाविक है लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होगा, आचार संहिता लग जाएगी, नेताओं के कुछ भी बोलने पर पाबंदी होगी, तरह तरह की बंदिशें लग जाएंगी। लेकिन क्या इन बंदिशों को जनता पहली बार देख रही है? क्या इस आचार संहिता को जनता पहली बार देख रही है? जनता अब तक दर्जनों चुनाव देख चुकी है और इन दर्जनों चुनाव में जनता ने कभी अपने हालात को थोड़ा सुधरते हुए जरूर देखा, लेकिन हालात को पूरी तरह बदलते हुए अब तक देखा नहीं है। बदलाव की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरफ से इसमें योगदान जरूर दिया है, लेकिन जरा 2014-15 के बाद की, खासकर जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बाद की हिंदुस्तान की आर्थिक तरक्की की रफ्तार को देखें तो आपको मिलेगा क्या? इस देश में 90% से ज्यादा रोजगार देने वाला अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र का टूटा होना, इस देश में कैश की स्थिति बेहद खराब होना, डिमोनेटाइजेशन के समय जिस देश में कैश स्क्वीज किया गया, आम लोगों का पैसा निकालकर काला धन पकड़ने के नाम पर बैंकों में डाला गया और कोई काला धन उस डिमोनेटाइजेशन से निकलकर सामने नहीं आया, तो उसके बाद की परिस्थितियों में आम आदमी को मिला क्या? 5 किलो राशन और समय समय पर 500, 1000, 2000 रुपए का कभी किसान सम्मान निधि तो कभी कोई दूसरी निधि के नाम पर खाते में आने वाला झुंझुना। लेकिन इस झुंझुने के बीच जरा उनकी सेहत पर नजर डालिए जिनकी हैसियत नहीं है कि 2000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, और जरा उन पर भी नजर डालिए जो 980 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर पार्टियों को चंदा देते हैं और उसी धंधे में लगे हुए लोग गोदी मीडिया के चैनल भी चलाते हैं। उसी धंधे में लगे हुए लोग दूसरे धंधे भी करते हैं। उसी धंधे में लगे हुए लोग उस इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए गए चंदे के एवज में सरकारी ठेके भी हासिल करते हैं और आम आदमी की हैसियत सिर्फ 5 किलो राशन की बना दी गई है। इन सारी परिस्थितियों को चुनाव के समय में आप देखें तो एक तरफ राहुल गांधी अपनी पदयात्रा करते दिखेंगे, राहुल गांधी अपनी बस यात्रा करते भी दिखेंगे, नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी देते दिखेंगे, नीतीश कुमार पाला बदलते दिखेंगे, अरविंद केजरीवाल
अपने एजेंडे को लागू करते दिखेंगे और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी अपने एजेंडे पर चलती हुई दिखेगी। आज की खबर है, आज की थोड़ी देर पहले की खबर, भारत राष्ट्र समिति यानी तेलंगाना में जिनकी कुछ दिनों पहले तक सरकार थी, उस पार्टी के मुखिया की बेटी जो सांसद हुआ करती थी, के कविता यानी केसीआर की बेटी के कविता, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, ऐसी खबरें आ रही है। जबकि 2 दिनों पहले की खबर पर आप नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी की के बीच गठबंधन की खबरें आ रही थी, या सीटों की गठबंधन ना हो पाए तो अंदर खाने अंडरस्टैंडिंग की खबरें आ रही थी कि किसी तरह कांग्रेस को वहां पर क्लीन स्वीप से रोका जा सके। लगता है बात बिगड़ गई, बात बिगड़ गई तो ईडी पहुंच गई, बात बन गई तो ईडी ने अपना सामियाना समेट लिया, और जहां बात बिगड़ने से बचाने की जिम्मेदारी है वहां ईडी का सिर्फ नोटिस पहुंच कर रह जाता है। महाराष्ट्र में पूरी सरकार को आपने बदलते हुए देखा, लेकिन सबके बीच इन सारे घटनाक्रम को यदि आप एक साथ जोड़कर देखें तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, जिसको जीता जागता लोकतंत्र कहा जाता है, और जहां कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, अन्ना हजारे का आंदोलन सबने देखा है, हाल के दिनों का आंदोलन, जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीएजी की रिपोर्ट से उपजी परिस्थितियों से जो भ्रष्टाचार सामने आया, उन सारे मामलों को देखें। भले ही न्यायालय ने बाद में उसमें कह दिया कि इसमें कोई 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला नहीं हुआ, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार मुद्दा बना क्योंकि सिविल सोसाइटी जिंदा थी। डॉक्टर लोहिया भले ही कहे कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती, डॉक्टर लोहिया भले ही ये कह गए हो कि सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, लेकिन आज सड़कें तो इस कदर सूनी की गई कि हरियाणा में शंभू बॉर्डर से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक जगह जगह जो सड़कों में कील ठुकी हुई थी, वाकई उसने सड़कों को सूना कर दिया था। गाड़ियां खेत में चल रही थी, मेरी गाड़ी भी खेत से गुजरकर दिल्ली तक पहुंची क्योंकि सड़कों में कील ठुकी हुई थी, और कील इसलिए ठुकी हुई थी क्योंकि सड़कों को सूना बनाना था। लेकिन क्या लोकतंत्र सूना हो गया है? क्या लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव के वक्त इस देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, या नरेंद्र मोदी की गारंटी, या अलग अलग राजनेताओं की गारंटी, या महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी, या बिहार का महागठबंधन, या उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक भारत रत्न देकर गठबंधन साधने की जो कवायद हुई, क्या उस कवायद के बीच किसी को याद है कि एमएसपी गारंटी भी एक मुद्दा है? क्या किसी को याद है कि अग्निवीर की 4 साला बहाली भी एक मुद्दा है? क्या किसी को याद है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर इस देश के सरकारी कर्मचारियों ने, जिनकी संख्या तकरीबन 1 करोड़ के आसपास बताई जाती है, दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन किया था? और क्या किसी को याद है कि इस देश के नौजवान रेलवे, एनटीपीसी से लेकर अलग अलग भर्तियों के लिए लाखों की संख्या में पूरे देश में उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे? किसी को यह भी याद नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के खिलाफ इस देश की महिला पहलवान महीनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर एक एफआईआर दर्ज कराने और जांच कराने के लिए प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन लोगों को याद क्या है? लोगों को याद दिलाने की कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से एक समुदाय विशेष को ठीक कर दिया गया। लोगों को याद दिलाने की कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर बनवाया वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं बना, बल्कि किसी खास व्यक्ति ने, ईश्वरीय दैवीय कृपा वाले किसी खास व्यक्ति की कृपा से राम मंदिर बना। यह हिंदुस्तान के लोकतंत्र की मौजूदा रवायत है। और इस रवायत को यदि समझने की कोशिश करें तो इस दौर में यकीन मानिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, एसबीआई का जो डेटा आएगा, दूसरा डेटा जिसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर होंगे कि किस तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश किया गया है, वो डेटा जिस दिन सामने आएगा उस दिन भी इस देश में आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर सामने आ जाएगा जिस आरोप प्रत्यारोप के दौर से निकलने के लिए तमाम तरह के धार्मिक और सांप्रदायिक जुमले उछाले जाएंगे। और इन सांप्रदायिक जुमलों से निपटने में इस देश ने पहले भी महारत दिखाई है। संजय गांधी और इंदिरा गांधी की वो दादागिरी, उस दौर की जिस दादागिरी ने इस देश को आपातकाल में धकेल दिया था, इस देश ने बर्दाश्त नहीं किया था।
इस देश ने राजीव गांधी के प्रचंड बहुमत, जी हां, आज 400 की बात हो रही है, 370 की बात हो रही है, 414 सीटों वाले राजीव गांधी को 5 साल से ज्यादा इस देश ने झेलने से मना कर दिया था। लेकिन उस वक्त सांप्रदायिकता का उन्माद नहीं था। उस वक्त धर्म की अफीम लोगों को नहीं चटाई गई थी। धर्म की अफीम एक ऐसी अफीम जिसके सहारे तमाम मुद्दों पर से लोगों की नजर खत्म हो जाती है। कल्पना कीजिए यदि राजीव गांधी ने हिंदुस्तान को धर्म की अफीम चटाई होती, राजीव गांधी ने किसी खास धर्म के, किसी खास समुदाय के लोगों को ठीक कर देने का जुमला उछाला होता, तो इस देश में बोफोर्स का आंदोलन खड़ा नहीं होता। इस देश में राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है का नारा नहीं उछलता, और वो नारा नहीं उछलता तो इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को आज की तारीख तक कोई सरकार मंडल कमीशन के तहत आरक्षण देने की हद तक नहीं जाती। परिस्थितियां संक्रमण काल में ही स्वर्णिम काल की बुनियाद रखती हैं, और आज के संक्रमण काल में क्या वाकई किसी स्वर्णिम काल की बुनियाद रखी जा रही है? काश इस देश का जो गोदी मीडिया है, जिसकी रीच हमारी तुलना में कई गुना ज्यादा अब तक है, अगर उसने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह निष्पक्षता के साथ निर्वाह 2011-12 के दौर में, अन्ना आंदोलन के दौर में किया था, आज उस भूमिका के 50% आधा भी निर्वाह करने की स्थिति में पहुंच जाता तो इस देश के प्रधानमंत्री पद तक का इस्तीफा आपको देखने को मिल सकता था। आज की तारीख में जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर कॉन्क्लेव कराने का दौर है, और कॉन्क्लेव में साष्टांग सत्ता के सामने दंडवत होने का दौर है। सवाल पूछने का नहीं, महिमा मंडन का दौर है। तो महिमा मंडन वाले इस दौर में लोकतंत्र के अमृतकाल की कल्पना उसी तरह से कीजिए जिस तरह से आप घर में तमाम परिस्थितियों को दैवीय कृपा मानकर कि जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, इसी फलसफे के साथ, इसी सिद्धांत के साथ और इसी के साथ, इस मानसिकता के साथ अपने आप को जो संतोष देते हैं, लोकतंत्र के महापर्व में यदि इस प्रकार का संतोष देने की परिस्थितियां आपके सामने है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो बहुत छोटा मुद्दा है, लोकसभा चुनाव भी एक छोटा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा लोकतंत्र और लोकशाही की बुनियाद है, बड़ा मुद्दा नागरिक सुविधाएं हैं, बड़ा मुद्दा सिविल राइट्स हैं, बड़ा मुद्दा आदिवासी अधिकार है, बड़ा मुद्दा दलित चेतना है, बड़ा मुद्दा जाति जनगणना है, और बड़ा मुद्दा गैर बराबरी को खत्म करने की मानसिकता है। क्या आप इस मुद्दे के साथ मतदान करने जा रहे हैं? देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड ने जो बुनियाद रखी है, क्या वो बुनियाद कल की चुनावी घोषणा के बाद, तारीखों के ऐलान के बाद जनमानस में रह जाएंगी? उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद करते हैं, आप भी उम्मीद पाले रखिए। उम्मीद नहीं तो कम से कम उम्मीदों की खुशफहमी जरूर पाले रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।